सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मुराद अली शाह सरकार अपनी मौजूदगी का सबूत देने पर तुल गई है। वो वादा जो उसने आवाम से किया था कि लॉकडाउन में सख्ती बरती जाएगी, वो वादा उसने वफा कर दिया। कराची में लॉकडाउन में सख्ती के नाम पर अजियत देने का सिलसिला जो है वो दराज हुआ है, मज़ीद सख्त हुआ है। आज इस वक्त जिस तरह से मैं ऑफिस पहुंच पाया हूं, उस पर मेरा ख्याल है कि एक दो डॉक्यूमेंट्रीज़ तो बनाई ज़रूर जा सकती हैं। मेरे मेहमान को स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होना था। फाइनली फिर जब मौका मिला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने घर पे बैठ करके ठंडे ठंडे स्काइप पे मेरे प्रोग्राम में शरीक हो जाएं, जिसे उन्होंने कबूल किया। मेरी इस दरख्वास्त को मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रास्ते भर जो कुछ देखा वो बयान करता चलूँ, उसके बाद फिर अपने मौजू पर आएंगे। शारा फैसल के सिवा तकरीबन पूरा शहर, जहाँ जहाँ मैं गाड़ी लेकर मारा फिरता रहा, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। कहीं से गाड़ी को गुजरने की जगह मिल रही है, ना ही मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो जाने का रास्ता दिया जा रहा है। हर जगह रुकावटों के बाद पुलिस वालों की एक दीवार आपको खड़ी नजर आएगी। हद तो ये है कि कुछ डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिक अमला बावजूद अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के, बावजूद ये बताने के कि हमसे थोड़े फासले पर वाक़ इंडस अस्पताल का वो अमला था, उनको वहाँ आधा घंटा या उससे कुछ ज़ायद अरसा ख्वार किया गया। पुलिस वालों से मेरा कोई ग्रज, पुलिस वालों से मेरा कोई वो नहीं है। ऐसे एक बल्कि माहौल में तो मुझे पुलिस वालों पर तरस आने लगा है, बेचारों पर। जब पूछा गया पुलिस अफसर से तो उसने एक जला भुना सा जवाब दिया जो खासा माकूल था। उसने कहा जो हमसे कहा जा रहा है हम सिर्फ वही कर रहे हैं। कहता है कि नौकरी करें या इखलाक के आला रिकॉर्ड्स बनाएं। बात ठीक है, जूतेबाजी के ऑर्डर्स कहीं और से आए, पुलिस वालों को गालियां देने से क्या होगा। कोरोना के नाम पर भुट्टो वाले अवाम का सब्र आजमाने पर कमर बस्ता है। आज जब मैं घर से निकला तभी से मुझे कुछ लग रहा था कि यार लॉकडाउन खत्म हो गया है शायद। पूरे रास्ते जितनी चहल पहल मैंने देखी, उसका अंदाजा शायद आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ करके नहीं लगा सकते। लेकिन जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, जो टाई सूट वाले बाबुओं को बताने की इजाजत नहीं है, मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी वक्त पुलिस वालों के साथ अवाम आईबॉल टू आईबॉल आ जाएगी अगर यही हरकतें जारी रही। रेंजर्स तबर्रुकन कहीं कहीं मौजूद है। ज्यादा मामला जो है वो पुलिस के साथ ही हो रहे हैं। 18-18 घंटे, 12-12 घंटे की ड्यूटियां पुलिस वाले दे रहे हैं। ना कोई पानी का पूछता है, ना कोई खाने का पूछता है। अगर आप ऊपर वालों से बात करें तो ऊपर वाले सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। जाहिर है कि फिर ऐसे में पुलिस वालों की फ्रस्ट्रेशन अगर आवाम पे नहीं निकलेगी तो फिर वो क्या करेंगे। बहरहाल, मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको इन्वर्टेड कॉमाज में जज़ाए खैर और अजर अजीम अता फरमाए। बाकी रह गई ये अवाम, तो इससे किसी रद्द अमल तो जाहिर है कि आना नहीं है। रद्द अमल तो उन लोगों से भी नहीं आ रहा जिनसे आप मिलने वाले थे। मुझे याद आया, वो लपेटता चलूँ, यहाँ आने से पहले मैंने एक ट्वीट भी दागा था, फेसबुक पे मैंने वो भी किया था। उलमाए कराम ने जो कहा था कि अब लॉकडाउन ख़त्म, अब नमाजें अदा होंगी, फाइनली वो हवाई फायर ही साबित हुआ। हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया है इस मामले को। आपको सिर्फ ये बता दूं कि कल वो जो हुकूमत के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर एक सहाफ़ी के भेस में किसी चैनल पर दिल जलाने का काम करते नजर आते हैं, उनके बाद अब कोरोना इतना हवासों पर छा गया है कि इसने हमारा हिसाब किताब सब बर्बाद कर दिया है। वो
पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर या पब्लिक रिलेशंस मैनेजर जिन्होंने ये बताया था कि कोरोना इतना शदीद हो गया है कि 60,000 लोगों को चेक, जिसमें से 5.5 लाख लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए थे, उस एक नाकाबिले फरामोश शाहकार के बाद पेश खिदमत है दूसरा नमूना। इनका नाम है मौसूफ का लियाकत शाहवानी, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। इन्होंने क्या फरमाया है ज़रा खुद देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपने देखा कितने में से कितने टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। इससे आपको पता चल चुका होगा कि या तो ये मर्ज बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक है, या तो सब कुछ मिलजुल करके हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो भी आला पैमाने पर। कोरोना कितना खतरनाक है, एक छोटी सी खबर आपको बताते हुए, मुल्क भर में कोरोना के 6,185 मरीज, 118 जाँ बहक। दोबारा बताता हूं, 6,185 मरीजों में से 118 जान की बाजी हार गए, 1587 सेहतयाब, 1587 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना पर, कोरोना की जनवंता पर कल इंशाअल्लाह ताला तफसीली बात करेंगे, और कुछ नहीं बन पड़ा तो आफीन नामा में ही कर लूँगा सानू की। कोरोना कितना ख़तरनाक है, एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा क्लिप, बहुत ही जेन्युइन सा, वो आप देखिए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी असल स्टोरीज पे वापस आऊँगा। हालांकि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 29 अरब लोगों को अगर उन्होंने दे दिया, अगर दुनिया की कुल आबादी से भी ज़्यादा लोगों को पीटीआई ने सर्व कर लिया है, तो ये उनके लीडर का विजन है, इसमें आपको मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ें, वो नीले लिबास वाले भाई साहब का वो वीडियो दिखाओ यार, उसके बाद फिर अपनी मौजू पर वापस आते हैं। मैंने ये अपनी टाइमलाइन में भी शेयर किया है तकरीबन कोई महीना भर पहले। जब भी देखता हूँ मज़ा आता है। मैंने कहा आपको बताता चलूँ कि कोरोना कितना खौफनाक मर्ज़ है। अपने मौजू पर वापस आते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी लंतरानी शुरू करूँ, मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे इंशाअल्लाह ताला आफ्ताब सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर असद अशरफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। एंज नहीं थे एंज सही, इससे ज़्यादा पंजाबी मुझे आती नहीं, तवक्को मत कीजिएगा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल पाऊंगा। काबीना में एक मरतबा फिर तब्दीलियों का इम्कान नज़र आया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जर्वेशन के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि हुकूमत पर कोई भी मामला आता है तो एक वज़ीर को इधर से और उधर कर दिया जाता है और बस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सदशुक्र उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का कि उसने अपने हबीब के सदक़े एक और ऐसा मौका हमें फ़राहम किया कि हम हुकूमत की इन्वर्टेड कॉमास में कारगुजारियों का खुद अपनी आंखों से, खुली आंखों से मुशाहिदा करें। वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो हैं वो तलब कर लिए हैं, और बताया यह गया है कि कारकर्दगी न दिखाने वाले वज़रा की छुट्टी का फ़ैसला कर लिया है। वो कौम जो भूख, वो कौम जो लॉकडाउन, वो कौम जो अफलास, वो कौम जो पता नहीं किस किस चीज़ से इस वक्त जूझ रही है, उसका हंस हंस करके बुरा हाल हो गया है। और वो ये पूछ रहे हैं कि भाई पहले उन वज़रा का नाम तो बता दो कि जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। ज़राए का कहना है कि 48 रुकनी काबीना के बावजूद वज़ीर आज़म कारकर्दगी से खुश नहीं। ताहम मैं आपको ये बताते हुए नहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये नाखुशी का इजहार भी वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उस क्लियर कट ऑब्जर्वेशन के बाद आया, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था और दुरुस्त फरमाया था कि 48 रुकनी काबीना का मतलब यह कि वज़ीर आज़म कुछ करने का शायद अहल नहीं है। उसके फौरन बाद ये डिस्प्लेजर सामने आया है। इस पर क्या इसके मामलात हैं, ये बात करेंगे। इसके अलावा जो कहा जाए, अगर उसको ट्रू स्पिरिट में ना समझा जाए, इंसान के घर का टीवी ख़राब हो, उसकी पिक्चर ट्यूब ख़राब हो गई हो, उसके वॉल्यूम का बटन ख़राब हो गया हो, या रिमोट अल्लाह मारा जवाब दे जाए, तो कितनी मज़ाक़खेज़ सिचुएशंस अराइज होती हैं, इसका अंदाज़ा आपको अगली स्टोरी से होगा। हम अपने प्रोग्राम में कल और परसों मुसलसल ये कहते रहे, खुसरू बख्तियार वाले मामले पर, जहांगीर तरीन वाले मामले पर और दीगर मामलों पर, ख़ास तौर पे आमिर कियानी के कल जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है कि खुदारा नैब इस सारे मामले का नोटिस ले। ये सारी चीज़ें, परवेज़ खटक साहब वाला जो मामला है जिस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक बाकायदा चिट्ठी भी आई थी हुकूमत पाकिस्तान को, जिसका कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत के इन सब मामलात का नैब नोटिस ले, और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने वो पिक्चर ट्यूब या वॉल्यूम के बटन की ख़राबी की बात की,
आज नैब ने धड़ से नोटिस ले लिया, लेकिन आप बैठ जाइए सीट पर, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये नैब ने नोटिस जो लिया है, ये लिया है जनाब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और ये नोटिस है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। एक मरतबा फिर उन्हें ज़हमत दी गई है। पूछा गया है कि जी 1998 से 2018 के दौरान असासों में जो इजाफा हुआ उसका जवाब दीजिए। बात लॉजिकल है। पूछा गया है कि शहबाज और अहल खाना के असासे 36 करोड़ से बढ़कर 5 अरब 49 करोड़ कैसे हो गए, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। नैब का ये कहना है कि बैरून मुल्क असासे और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दी जाएं। ताहम इसके बाद पता नहीं क्यों अपने दिल के छाले फोड़ते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज़ मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि किसी में जहांगीर तरीन और दीगर वज़रा की नैब इंक्वायरियाँ खोलने की हिम्मत नहीं। मेहमानों को तारुफ आपसे करा चुका हूँ। दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, आफ्ताब द ग्रेट सिद्दीकी साहब और डॉक्टर असद द ग्रेटर साहब। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। सरकार की तरफ पहले जाऊँगा। सरकारी आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर वाला, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और उस जहमत की अज़द माजरत की लॉकडाउन की सहूबतों के सबब आप बनफ़्स नफ़ीस हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कातिब तक़दीर को या शायद मुराद अली शाह सरकार को ये मंजूर था। आगे बढ़ते हैं सर, ये मुझे बताइएगा, काबीना में एक मरतबा फिर तब्दीलियों की जो है वो गूंज सुनाई दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, आपके नॉलेज में होगा, मैंने अपने इंट्रो में उसका जिक्र भी फरमा दिया। जनाबे वाला, मेरिट अगर काबीना में है तो ये मुझे बताइएगा जनाबे वाला, जिसकी नौकरी चली गई थी शहरियार आफरीदी की, ये दूसरी मरतबा गई थी, लेकिन फिर 2 दिन के बाद वो नौकरी खुद ब खुद आकर के वहीं किनारे लग गई। और अब ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि शहरियार आफरीदी को सैयद फ़खर इमाम की जगह चेयरमैन कश्मीर कमेटी जो है वो खैर से मुकर्रर कर दिया है। जैसे ही दुकानें खुले, आपसे इल्तिमास है कि मेरी तरफ से 1 किलो गुलाब जामुन तो अहले मोहल्ला में तकसीम फरमा ही दीजिएगा, लेकिन अगर आप मुझे कुछ इसके बारे में आगाह फरमाएं तो मैं मशकूर हूँगा। अच्छा नूरुल आफरीन साहब, एक तो ये कि आज बड़ा ज़बरदस्त डे है इस लिहाज से, इकनॉमिकली अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ने बड़ा 2% फैसिलिटी रेट कम किया है। IMF की तरफ से हमें मज़ीद 1.4 बिलियन की इमदाद इस कोरोना वायरस की वजह से मिलने जा रही है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक और ADB भी मदद करने जा रहे हैं। और जो खान साहब ने लास्ट वीक या इसी वीक इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो स्पीच की थी, जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था तमाम अंडर डेवलप कंट्रीज़ को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह G20 की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो डेट सर्विसिंग थी हमारी इस साल की, जो कोई तकरीबन $10 बिलियन के करीब थी, वो डेफर होने जा रही है। तो एक अगर हम देखें कि जो कोरोना की वजह से माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही थी, उसमें बहुत बेहतरी आई है। आज सारा बिजनेसमैन बहुत खुश है। अब इसमें मैं आपके सवाल पर भी आता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कराची इसका माशी हब है, और कराची की इकॉनमी को अगर पैरालाइज करना है तो कराची को बंद कर दिया जाए, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने किया। और मैं ये समझता हूँ कि माशी तौर पर कराची को पैरालाइज कर दिया गया। यहाँ के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सबसे बड़े टैक्स देते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के साथ भी यही सूरत हाल है। तो कराची को माशी सूरत पैरालाइज जब कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान पैरालाइज हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इस हवाले से, कोरोना के हवाले से, गरीबों का जो टेक केयर प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी, तो वो एक बड़ा खुशाइन बात है कि गरीबों की जो बेरोज़गार हो गए, और ख़ास तौर से अगर कराची को देखें तो 50% जो कराची की आबादी है वो कच्ची आबादियों में रहती है। कराची में लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ तो अभी सख्ती तो शाम में 5 बजे के बाद हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त आने में बड़ी प्रॉब्लम है। कल मैं खुद सिविल हॉस्पिटल से आ रहा था तो मुझे मेरे घर के करीब रोक लिया गया और जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो मेरा सवाल ये था कि MNA के ऊपर अगर ये कौन सी SOP है जो अप्लाई होती है। खैर वो मैं शुक्रगुजार हूँ SSP साहब का, मैंने कॉल की, उन्होंने फ़ौरन वो मसला हल करा दिया। तो हम ये समझते हैं कराची शहर को जिस तरह पैरालाइज किया गया है, कराची के जो बेरोज़गार हो गए लोग, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया।
क्या लॉकडाउन का मतलब ये था कि आप हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करते? लॉकडाउन में आप पूरे कराची शहर को सैनिटाइज करते, स्प्रे करते, कहीं हमें चीज़ें नज़र नहीं आई। ये तो लॉकडाउन के हवाले से था। आपका जो सवाल है हुकूमत की कारकर्दगी, वो मैंने एक माशी तौर पे तो आपको बताई है, और आज आप देखें तमाम चैनल पे जो तबसरे हो रहे हैं, जो बिजनेसमैन बैठा हुआ है बहुत खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद जो है ना अब ये जो माशी एक्टिविटी शुरू होंगी, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। देखिए आपने जी, इतनी जी। देर तक बात की, मैंने सुना और कितनी अतात से सुना, मुझे खुद जो है ना वो प्यार आ रहा है अपने आप पर। सर पहले तो आपने मुझे जो है वो नुमाइश ले गए, उसके बाद वहाँ से सदर ले गए, फिर उसके बाद टावर ले गए, फिर आपने खारादर की सैर कराई, उसके बाद फिर आपने मुझे जा करके और वो दुबई पे छोड़ दिया बेयारो मददगार। सर उसके बाद फिर आपने ये बताया कि मईशत क्या होती है, उसके बाद फिर आपने एसएसपी साहब को बताया, पुलिस में एसएसपी भी होता है, मैंने सब सुना, लेकिन इसमें वजीर कहाँ थे, इसमें खान साहब कहाँ थे? सर मैंने कहा था कि मैं बैकग्राउंड बता के मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं तो हुकूमत की कारकर्दगी बता रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना हुकूमत खड़ी तो हुई है कारकर्दगी और दिखा जिस रही है, मैंने तो पूछा ही नहीं, मेरी ये मजाल। जी अच्छा, अब आपने वजीरों की कारकर्दगी की बात की। देखें ये पहले भी खान साहब ने कहा था कि हर वजीर की कारकर्दगी देखी जाएगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और जिस तरह कैबिनेट की मीटिंग हो रही है पिछले 18 महीने से 74 मीटिंग्स हो चुकी हैं तकरीबन, और हर ट्यूसडे को कैबिनेट की मीटिंग होती है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर कैप्टन है, कैप्टन की मर्जी, जिस फील्ड पे वो प्लेयर को समझता है कि यहाँ पे फील्डिंग सही नहीं कर रहा है तो उसको चेंज कर सकता है, वो खान साहब कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जो आपने जिक्र किया कि या मुल्क जी नहीं बेहतरी की तरफ तो पूरा मुल्क जाएगा। अच्छा, पूरा मुल्क जा रहा है। जो एफर्ट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उससे ही तो मुल्क जाएगा। अच्छा। वो मेरे आपके करने से नहीं जाएगा। मतलब जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज हम समझते हैं कि बहुत बेहतर हैं इस वक्त, और जो इस वक्त की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही हैं। और ये खान साहब प्राइम मिनिस्टर का प्रोवोकेटिव है कि वो जिस प्लेयर को चाहे वो चेंज कर सकता है, जिस को चाहे वो फारिग कर सकते हैं। सर आप इतने दिनों बाद आए, अब यकीन करें हमारे मुरव्वत के मुझसे तो जुबान नहीं खुल रही। तो मैंने तो मना नहीं किया था आपको। असद अशरफ साहब, सर आपने सुन लिया कि ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है कि वो किसी वज़ीर को जब चाहें उसको चेंज कर दें, बात लॉजिकल है। ऐसा ही दुनिया भर में जमहूरी हुकूमतों में होता है सर। लेकिन मेरा सवाल वही था, मैं थोड़ा सा रिवर्ट करके आपसे भी काम चलाऊँगा उसी सवाल का कि कौन सा वज़ीर है जो कारकर्दगी दिखा रहा है। अवाम अगर ये पूछे तो क्या बताया जाएगा जनाबे वाला, कारकर्दगी के मयारात क्या हैं? एक आदमी खुसरू बख्तियार, उसको बेरोज़गार करने के बजाय उसको एक वजारत से दूसरी वजारत में भेज दिया गया, उसके बाद जहांगीर तरीन से वो ओहदा ले लिया जो उनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं थी, उनको पता ही नहीं कि ये ओहदा उनके पास है, एक पूरी वजारत दे दी गई बना के। सही है। उसके बाद जनाबे वाला ये शहरियार आफरीदी को बेरोजगार किया गया 2 दिन के लिए, फिर आज उनकी नई कमेटी खुल गई है, चेयरमैन कश्मीर कमेटी। तो सर ये मतलब हमने क्या किया है, मतलब जरा थोड़ा सा कुछ बताइए ताकि मेरे आंसू कुछ तो खुश्क हों। देखिए जब से ये हुकूमत आई है आपने देखा कि हर बार हर दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो है बात करते हैं तो यही करते हैं कि मैं अपनी गुज़रा की कारकर्दगी हफ्तावार, महीनावार, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद बढ़ते बढ़ते आप फिर दोबारा उनको कारकर्दगी आ गई। ये हुकूमत पहले दिन से ही नाकाम है, इनको काम नहीं आते। और ये वज़ीर को मुख्तलिफ वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी, स्पेशल असिस्टेंट, तर्जमानों को ये अब कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। असल 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 सज़ा उसको देनी चाहिए जो हर बार ये कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता, तमाम फैसले मेरी मर्जी के मुताबिक होते हैं। तो कसूरवार भी फिर वही है मिनिस्ट्री को। देखें हेल्थ मिनिस्ट्री में आप ले लें, आप जफर मिर्जा को तो कुर्बानी का बकरा बनवा दें कि जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस सही प्लीड नहीं किया। आप खुद वजीर आजम हैं, आपका कोई क्या नहीं, कोई फ्रॉड के बाद उसे जब निकाला गया, उस पर एलिगेशन थे बहुत सारे, उसको 8 माह बाद ही निकाला गया, तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये पोर्टफोलियो आ गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वजीर हैं, कोई नायब वजीर, कोई ने स्टेट मिनिस्टर हेल्थ का नहीं रखा हुआ, कोई एडवाइजर नहीं रखा हुआ, सेक्रेटरीज जो हैं वो एडॉक रखे हुए हैं। यहाँ 3 डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ सर्विसेज है, सर्विसेज में हॉस्पिटल्स और दूसरी चीज़ें हैं। आप अंदाज़ा करें 2 दर्जन से ज़्यादा डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें हेड ही कोई नहीं है, हेडलेस है। हेल्थ के कारकर्दगी कौन शो करेगा?
आप पीएमडीसी को ले लें, अना का मसला बनाया हुआ है, वो एक इनके कोई कजन है जिन्होंने इनके वालिद साहब को भी शौकत खानम बोर्ड ऑफ गवर्नर से निकलवाया था। वो इतने ताकतवर हैं और आज भी वो इतने ताकतवर हैं कि वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के तमाम फैसले कर रहे हैं। आपको मैं बात बताऊं, सेनेट में पीएमडीसी और पीएमडीसी ऑर्डिनेंस जो है वो कायदे ऐवान के साथ बैठ के कंसेंसस से एक 20वें ग्रेड के 21वें ग्रेड के वो एडिशनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने टाइप किया ड्राफ्ट अपने लैपटॉप पे और वो शिबली फराज साहब बड़ी खुशी खुशी लेके गए कि मैं ये प्राइम मिनिस्टर से इसकी अप्रूवल ले लेता हूँ। ये तो बिल्कुल अच्छा हुआ कि सब ने मिल के कंसेंसस से डॉक्टर्स से कमेटी में हम सारे और हमारे से साइन करवाए कि ये तो मसला ही कोई नहीं, पीर को इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे सेनेट में और कंसेंसस से पास हो जाएगा। जब पीर को सेशन हुआ तो क्या हुआ, वहां पे ऐसे उठा के वो ड्राफ्ट मारा गया जो कायदे वान लेके गए और पीछे से ऑर्डर्स आए अमेरिका से। उन्होंने कहा जो मैंने पीएमसी बनाई है वही चलेगी। और फिर ये हुआ कि हमसे बदअहदी की गई, जो हमसे साइन करवाए गए थे ऑर्डिनेंस पे वो पेश नहीं हुआ और उस दिन वही ऑर्डिनेंस पेश हुआ जो पुराना था, तो फिर तो रिजेक्ट होना ही है। तो कहने का मकसद ये है, आप यहाँ पर ले लें कि यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर कोई नहीं है, एडवाइजर कोई नहीं है, सेक्रेटरीज आते बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं ये बात तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब की तरफ से आनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। सर ये शायद ये इतनी ही बुरी बात हो, लेकिन असद अशरफ साहब मैं आपको सिर्फ ये बताते हुए फिर वाइंड अप करूंगा और वक्फे की तरफ जाऊंगा कि अगर वजीर का ना होना इतना ही मायूब बात है तो ये एफआईआर पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फाड़िए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दौर में 4 साल तक मुल्क में की बात करेंगे वजीर खारजा नहीं था। आपका नुक्ता कन्वे हो गया, आफ्ताब सिद्दीकी साहब का जवाब दिए हुए यहाँ वक्त हुआ है कमेंट आने का, वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ हम मौजूद हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हुजूर वाला कारकर्दगी की हम बात कर रहे थे, कारकर्दगी की बुनियाद पर होने वाली काबीना में तब्दीलियों के ऊपर आप मुझे कुछ बता रहे थे। जनाब मन पूछना ये था कि कारकर्दगी के मयारात जो अपोजिशन में थे, जिनके बारे में खान साहब हमें गाहे बगाहे आगाह भी करते रहें, सर इक़्तिदार में आने के बाद वो मयारात लोगों को ऐसा लगता है, ख़ुद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बयान से उनकी ऑब्ज़र्वेशन से भी ऐसा महसूस होता है कि अब वो मयारात जो हैं वो बदल चुके हैं। जनाब मन पूछना ये था कि अगर यही सब कुछ तब्दीली है तो फिर बाज ना आ जाएं हम ऐसी तब्दीली से, क्योंकि अगर शहरियार आफरीदियों, मुराद सईदों, फवाद चौधरियों, शेख रशीदों और बहुत सारे नाम हैं इसमें, तो फिर अगर इन्हीं के लिए सब कुछ है तो फिर हम लोग तो फिर पंखा ही जलें। अच्छा किबला मोहतरम, जो आपने तमीद बांधी है, थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है उसके हवाले से। आप अच्छे उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, बड़े उर्दूदान भी हैं माशाल्लाह, आपको अबूर है अपनी ज़बान के ऊपर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा मतलब बेहतर तरीके से भी पेश कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को, मेरी बड़ी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा ये था कि सेनेटर साहब ये बैठे थे बात कर रहे थे, तो सेनेटर साहब पहले तो ये बताएं कि पिछले जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो 4 साल तक फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, और फॉरेन मिनिस्टर ना होने की वजह से पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो गया। इसी तरह जो हेल्थ एजुकेशन है वो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की जिम्मेदारी है, और सूबों ने उस हेल्थ पे और एजुकेशन पे क्या काम किया आपके सामने है। नूरुल आफरीन भाई, आप खुद से समझते हैं, आपने कराची सिंध भी देखा, आपने पंजाब भी देखा। आज जो कोरोना वायरस का जो पूरी दुनिया इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुकी है, अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ 28,000 लोग मर चुके हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी कम पड़ रही हैं, तो पाकिस्तान में जिस वक्त ये कोरोना शुरू हुआ तो 1800 से 2000 वेंटिलेटर्स थे, और उसके बाद जो एनडीए में आई तो उन्होंने प्रोक्योरमेंट शुरू की। कहने का मकसद है कि हमने
जो 30-35 साल जो हुकूमत की हमारी सिविलियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे कोई ख़ास काम नहीं किया। फिर आपका जो बार बार सवाल है, बिल्कुल एक जनरल सवाल कोई भी एक पाकिस्तानी कर सकता है कारकर्दगी के हवाले से। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तमाम वज़ीरों की कारकर्दगी जज की जाएगी और उसमें जो पैमाना है प्राइम मिनिस्टर का, कप्तान का, उसके ऊपर कोई अगर कारकर्दगी में पूरा नहीं उतरता तो वो ऑब्वियसली उसकी मिनिस्ट्री चेंज भी की जा सकती है उसे, और मिनिस्ट्री से हटाया भी जा सकता है, ये उनका राइट है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त जो कारकर्दगी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत की, उसने बेहतरीन इस वक्त परफॉर्म कर रही है, हर लिहाज से अपने लोगों का ख्याल कर रही है। जो रिलीफ पैकेजेस मुस्तकिल जो प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं अपनी टीम के साथ मिलके, वो अकेले तो नहीं कर रहे, ज़ाहिर टीम काम कर रही है, तो वो पैकेजेस आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, एक रिलीफ आ रहा है। हम जो देख रहे हैं शहर में भी और मुल्क में भी, जिस तरह फैसिलिटेट किया गया है कि 3 महीनों की तनख्वाहों के अगेंस्ट आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि 4 से 5% पे होगा और 2 साल के बाद वो पे बैक होगा। इसी तरह फैसिलिटी रेट कम हो गया है, एक्सचेंज रेट इस वक्त रुक गया है, और जो अभी फॉरेन रिजर्व हमारे अब बढ़ने वाले हैं, जो हमें खदशा था कि डॉलर का इनफ्लो रुक जाएगा एक्सपोर्ट ना होने की वजह से, और जो रेमिटेंसेस आती थी वो कम हो जाएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से स्पीच की, यूएनओ को रिक्वेस्ट की, तो वो रिक्वेस्ट और जो स्पीच का रिजल्ट ये निकला कि G20 ने हमारी जो पेमेंट्स थी इस साल की जो $10 बिलियन की डेफर्ड हो गई है। तो पॉलिसीज़ के हिसाब से देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त फ्रंट फुट पे खड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो फ्रंट पे हैं, सोल्जर हैं फ्रंट, उनकी लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो PPE हैं वो अरेंज की गई हैं, और ये PPE जो आई हैं वो सिर्फ चाइना से ही मिली हैं, क्योंकि हम हमेशा से दो ब्रदर मुल्क है चाइना हमारा, हम चाइना के साथ, चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। इस वक्त क्राइसिस में दुनिया से कोई इक्विपमेंट, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो ये पाकिस्तान की इंटरनेशनली भी देखें, और फॉरेन मिनिस्ट्री ने जिस तरह का कारकर्दगी दिखाई है, लोगों को लेके आए हैं, इस वक्त 40,000 लोगों को वापस लाना आसान काम नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल न्यूट्रल अगर राय देखी जाए तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बड़ी काबिल तहसीन है। सर ये आखिरी वाला जुमला मुझे ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इसके लिए भी आपने इतनी, मुझे चक्कर आ रहे हैं क्योंकि आज आप माशाल्लाह सयाहत के मूड में, और मैं तो आपको पता है मैं तो दफ्तर से घर के बीच में ज़िंदगी मेरी तमाम हो रही है, और जो मेरी हरकतें हैं मुझे नहीं लग रहा इस शहर से बाहर भी कभी जा पाऊँगा मैं, लेकिन आपने मुझे फिर चकरा दिया। बहरहाल अल्लाह आपको अजर अज़ीम दे। मैं असद अशरफ साहब के पास जाना चाहूँगा। असद अशरफ साहब, हुज़ूर वाला, नैब ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि जो उस पर भी जो है वो तबर्रेबाजी हो रही है? सर अगर आपसे पूछ लिया गया कि असासों में होने वाले इजाफे उसको जस्टिफाई करें, नैब मुझसे भी पूछ सकता है, हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है, वो आपसे भी पूछ सकती है, हुकूमत फिर काहे की अगर वो कुछ पूछ ही ना सके। इस पर जवाब देने में क्या कबाहत है, क्या अम्र माने हैं? इस पर बयान दागना और फिर हुकूमत को ये कहना कि जी फ़लाँ की इंक्वायरी, फ़लाँ की इंक्वायरी, फ़लाँ की इंक्वायरी, जैसे क्लासरूम में बच्चों को पकड़ लिया जाता है तो वो कहते हैं उसके भी दांत गंदे हैं, उसके भी बाल बड़े हैं, उसके भी नाखून। मतलब ये बच्चों में और सियासतदानों में फ़र्क क्यों नहीं है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए था आज के दिन, जबकि नैब की कारकर्दगी पिछले 2 साल से जिस तरह भी रही है, और जहाँ जहाँ भी सुपीरियर कोर्ट्स में गए हैं, बल्कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वहाँ केस गया तो वहाँ यही कहा कि नैब के तमाम केसेस जो है ना वो एक्सेसिव के हैं, यानी वो अपने उस पर तजावज़ करती है और वो ज्यादती के केसेस हैं। और दूसरी चीज़, आज तक हमने हर चीज़ जो है हमारी डिक्लेयर्ड है, हम इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में हर चीज़ अपनी डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो आप निकालें, इसमें कोई वो नहीं है। आप सारे पाकिस्तान के सारे ख़ानदान के असासे जो हमारे जिम्मे कर देंगे कि ये 38 करोड़ से 38 अरब हो गए, तो इस तरह तो नहीं होगा। मुझे सिर्फ अपना ही देना होगा अपने, और वो मैं अपने इलेक्शन कमीशन में जाने से पहले एक एक चीज़ जो है वो कोर्ट में और अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में दे चुका हूँ, और बार बार दे चुके हुए हैं हम, और बार बार सुरखरू हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि ये सवाल आपका बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। नैब के बारे में जिस किस्म के रिमार्क्स आते रहे हैं और जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, पुराने आसिफ सईद खोसा साहब के ज़माने से ले लें
और जो जो रिमार्क्स हैं अगर वो लिखा जाए तो वो एक बड़ी मज़ाक़-ख़ेज़ किताब की सूरत में आपके सामने आ सकती है। आपने बहुत सारे लोगों की कारकर्दगी बताई है, मैं एक कारकर्दगी आपकी और बता दूं, आपने वजीर साहब की बताई है, बलूचिस्तान की तर्जुमान का बताया कि 15 टेस्ट किए 22 हो गए और 60,000 टेस्ट किए तो 5 लाख लोग पॉजिटिव हो गए और 29 अरब लोगों में उन्होंने दिया। भाई उनका BISP प्रोग्राम उनका होता तो उन्हें पता होता कि कितने मुस्तहिक लोग हैं। ये इस किस्म के प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून ही शुरू करती है। जब तारीख सियासी लिखी जाएगी तो पता लगेगा कि सबसे पहले फूड स्टैम्प स्कीम जो है ये पंजाब में शुरू हुई थी और फिर जब हम 2008 में जरदारी साहब के साथ कोalition गवर्नमेंट में हुए और इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुए तो उन्होंने नेशनल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया जिसका बाद में नाम तब्दील करके जब हम हुकूमत से निकले तो BISP रख दिया, जो कि हमने भी नहीं चेंज किया और हमने कंटिन्यू किया उनकी खिदमत को, माना कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो बेनज़ीर की खिदमत है उसको एक्सेप्ट किया और माना। और इन्होंने आके उसका नाम एहसास रख दिया और इन्हें यही नहीं पता कि 27 अरब लोग मुस्तहिकीन हैं या 1 करोड़ 20-25 लाख है और ये वही डाटा है, वही लोग हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम एक 54 लाख जो थे उससे शुरू किया था इसको और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया था। आपको बैंकों के थ्रू ये पैसे आपके घर में पहुंचते थे और किसी को पता ना लगता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये उनको इकट्ठा करते हैं, मजमा लगाते हैं, कहते यही है कि जनाब सर्कल बनाए हुए हर सर्कल में, वहां वो चप्पलें रख के और सारे इकट्ठे कर जाते। एक साइड पे जाके आपने वो फोटोज देखी होंगी कि दायरे में चप्पलें उतार के और साइड पे सारे इकट्ठे होकर जमघटा लगा के बैठे हुए और वेट कर रहे हैं कि पैसे कब मिलेंगे। ये इस चीज की इनको नहीं है और हम पहले भी हमने नैब को हिसाब दिया और आपके सवाल के मुताबिक जब बुलाएंगे, जितनी बार बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, जिसको बुलाएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे, हर वक्त हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। बात खत्म हो गई, गॉट द आंसर। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आफ्ताब सिद्दीकी भाई, ऐसा है कि YouTube चैनल के हवाले से सवाल पूछने की जिसारत चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको दावत भी दूंगा और डॉक्टर असद अशरफ साहब को भी। आरफीन मेरा नाम है और आरफीन नामा है मेरे गरीब के छोटे से ज़ाती YouTube चैनल का। काइंडली सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें और YouTube के हवाले से सवाल का जो है वो जवाब भी इनायत फरमाइए, लेकिन खुदारा जवाब अगर बराह रास्त हो तो ज़रा मज़ा आएगा। सर खबर बता रही है, बातें करते हैं सर खबर बता रही है कि वज़ीर आज़म की मसरूफियात से आवाम को आगाह रखने के लिए YouTube चैनल कायम। YouTube चैनल का लिंक है youtube.com/Prime Minister in ऑफिस पाकिस्तान। सर YouTube चैनल बनाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब वो तो हमें ज़ाहिर है कि सरकारी मीडिया के ज़रिए भी पता चलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी माशाल्लाह ये भी बता रहा होता है, अखबारात के ज़रिए भी पता चलता रहता है। हमेशा पाकिस्तान में इसी तरह से रहा है, सोशल मीडिया आ गया है तो ज़ाहिर है उसके ज़रिए भी आगाही होती है। और सबसे बढ़ करके वो हुकूमत के गैर मुकर्रर करदा लेकिन ज़ाहिर फ़ी सबीलिल्लाह तो नहीं होते हैं वो PROs भी जो अपने प्रोग्रामों में बैठ करके और तवलचियों की तरह ताथैया कर रहे होते हैं। ये मेरा ख्याल है खर्चा ही बढ़ गया, YouTube चैनल का इजाफा है। ज़रा कुछ अगर आप फरमाएं तो। आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले सेनेटर साहब की बात का जवाब दे सकता हूँ। नहीं, मेरी इजाज़त से आपने थोड़ी प्रोग्राम में सब गोलमोल किया है, आपने इजाज़त कहाँ ली है? आपने खुद कर दिया, लेकिन आप कर दिए। पूरी दुनिया की सैर करा दी, अभी भी पूछ रहे हैं। बात थी तो नैब ने ही और फिर पाकिस्तान के ऑनरेबल कोर्ट्स ने ही इनके प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया, सज़ा हुई और फिर बीमारी के बहाने वो बाहर चले गए। एक दूसरा एहसास प्रोग्राम का मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखते हुए और कहते हुए भी कि पिछले 72 सालों में ज़्यादातर जो गवर्नमेंट रही, सिविलियन गवर्नमेंट या तो नून लीग या पीपल्स पार्टी की, इन्होंने क्या डेटा बेस जो है ना सिस्टम बनाया कि कभी डिज़ास्टर आए तो हमारे पास कोई डेटा बेस नहीं है। एक बेहतरीन तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से एहसास प्रोग्राम के तहत जो है पैसे दिए जा रहे हैं और आप खुद मीडिया का इसका गवाह है।
तीसरा बात जो आपका डायरेक्ट जो आपका जवाब देना है यूट्यूब चैनल का, वो उसके बारे में मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या देख के किया। मैं आप जनरली बात कर सकता हूँ। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी मसरूफियात और डायरेक्टली यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है ना पब्लिक को, और सोशल मीडिया का ज़माना है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, बाकी लोगों का भी यूट्यूब चैनल है, तो प्राइम मिनिस्टर का हो गया तो कोई उसमें का बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये हम सबको मिलेगी और आपको भी मिलेगी। और जिस तरह ट्रंप का एक अपना स्टाइल है, तमाम प्राइम मिनिस्टर्स के अपने स्टाइल होते हैं मुमलिकत के, और प्रेसिडेंट के अपने स्टाइल होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि यूट्यूब चैनल तो बहुत अच्छी बात है और इससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के पास पहुँचेगी। और देखें, जितना हम इंटरनेट को समझेंगे, रिसर्च पे जाएंगे, इन चीज़ों को हमारी कौम समझेगी, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतरी होगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम स्टैंडर्ड जो है ना बढ़ना होगा। और हमें अपनी कौम को इस क्राइसिस से जो हम चीज़ें निकालना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं कि हमें हेल्थ सर्विसेज बेहतर करनी होगी, डेटाबेस बेहतर करना होगा, एजुकेशन बेहतर करनी होगी, सर्विसेज को इम्प्रूव करना होगा, तो हर क्राइसिस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना क्रिएट करनी होंगी। राइट सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अब क्या पूछूं सर, कुछ कहिए, आप खुद ही कुछ कह दीजिए। असद अशरफ साहब जो बोलना है बोलिए, सवाल नहीं है कोई। देखिए, यहाँ पे जजेस की वीडियोस बनी होती है, आपको पता है किस किस्म की यहाँ पर हालात हैं और किस किस्म के फैसले आते हैं। वो एक किस्से पर इना है, आप उसे बार बार छेड़ेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। आपने बहुत सारे वजीरों की बात की, लेकिन आप एक वजीर की बात बताना भूल गए जो कि वजीर आज़म भी है, और उन्होंने ये कहा कि आज मुझे ब्रीफिंग में ये आदाद शुमार बताए गए हैं कि 1 लाख अगर कोरोना के केसेस हों तो उसमें जो है अमवात वाले जो मरीज हैं वो 1.5 आदमी हैं। यानी 1 और 2 नहीं, उन्होंने 1.5 आदमी कहा कि उनकी मौत वाक़या हो सकती है। ये आप बताना भूल गए हैं। मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दूं ताकि आप अपने चैनल मेरा ख्याल है आ सकें। और जहाँ तक ये बात की गई है इन्होंने कि दुनिया में ये जो है कि IMF ने इनको बेल आउट किया है, IMF ने बेल आउट नहीं किया, ये G20 ने एक पूरी दुनिया के लिए पैकेज दिया है, क्योंकि ये पैंडेमिक है और ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, या पाकिस्तान की रिक्वेस्ट से ये सारी चीजें नहीं हुई। 77 मुल्क हैं जिनको इसका फायदा होगा इस डिसीजन का जो G20 के कंट्रीज ने किया है। आपने देखा जब मियां नवाज शरीफ ने एटॉमिक धमाके किए थे उस वक्त क्या हुआ था, बैनुल-अक़वामी हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। क्या हमने सर्वाइव नहीं किया? हमने तो किसी से नहीं अपना प्याला आदतन आगे किया कि जहां किसी को देखते पैसे वाले फौरन प्याला और कशकोल आगे कर देते और मांगना शुरू कर देते। हमने तो ऐसा नहीं किया। हमने जब 2013 में आई तो क्या प्रॉब्लम थी, माशी वो जो है हालत खराब थी, बिजली नहीं थी और दहशतगर्दी थी, और जब हम गए तो सबसे स्टेबल पाकिस्तान इस हुकूमत को देखे गए हैं। और इन्होंने जो मेरे भाई बैठे इन्होंने भी असेंबली में सुना तकरीर में, हमारे बदतरीन मुखालिफ जो रहे हुए सियासी उन्होंने ये बात की थी और किसी ने इसकी तरदीद नहीं की। पाकिस्तान जब हम छोड़ के गए तो सबसे स्टेबल हालत में किसी भी हुकूमत ने दूसरी हुकूमत के दी हो वो इनको हमने दी थी, जिसका इन्होंने आज ये हाल कर दिया है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे, मैं आफ्ताब साहब के पास जाना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। जहां मर्जी जाए उस फ्री हैं। आफ्ताब साहब, सर ये खबर मुझे बता रही है कि वज़ीर आज़म से तारिक जमील साहब की मुलाकात हुई है, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम को सराहा है। अच्छा, इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं तारिक जमील साहब की और वज़ीर आज़म साहब की इस माशाल्लाह प्यार भरे रिश्ते पर। अल्लाह का शुक्र है वो हर मुसीबत के वक्त काम भी आते हैं। इस पर मैं प्रोग्राम में तफसीली बात भी कर चुका हूँ मुख्तलिफ़ मौक़े पर। अभी इस वक्त ये पूछना है, जनरल नॉलेज का सवाल है, आसान सा सवाल है, अगर कोई हुकूमत महज किसी उस्ताद के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम चला दे तो भी क्या ये अमल काबिल सताइश होता है, या हुकूमतों के ज़िम्मे जो काम होते हैं वो आगाही के अलावा कुछ और भी हुआ करते हैं? जनरल नॉलेज का बड़ा आसान सा सवाल।
राफिल देखें, अभी 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के तमाम उलमाए दीन से बातचीत करूंगा। रमज़ान आ रहे हैं, एतकाफ़ है, तरावियाँ हैं, नमाज़ों का सिलसिला है, जुम्मा आएगा, जुम्मतुल विदा आएगा, उस सिलसिले की कड़ी थी। मेरे ख्याल तारिक जमील साहब से आज मीटिंग हुई है और बाकी उलमाए दीन से भी होगी। प्रेसिडेंट साहब ने 2 मीटिंग्स कर चुके हैं, आज तीसरी मीटिंग होगी। तो आगाही मुहिम में तो हमारे उलमाए दीन ने अपना किरदार अदा किया है, मस्जिदों में भी और दूसरी जगहों पर भी। मैं समझता हूँ काफ़ी सपोर्ट किया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हमारे उलमाए दीन ने, और उसको समझने की कोशिश भी की है। नहीं करेंगे तो ग्रांट बंद हो जाएगी, वो तो जाहिर है, वो तो अभी मामला है ना, में नहीं दे सकते। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे मजबूरी हो या उन्होंने जो सपोर्ट किया है। और आगे भी हम समझते हैं कि उलमाए दीन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल होगा, जो SOPs होंगी मस्जिदों की या रमज़ान की, वो सारी दुनिया को देखते हुए, ख़ास तौर से हरम शरीफ और मस्जिद नबी को देखते हुए ये फैसला करना चाहिए सबको मिलके, और इसमें मुश्तरका इश्तराक के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए हमें, ताकि कोई इस बुरे वक्त में, क्योंकि इस वक्त तो सियासत का टाइम नहीं है, ये वो वक्त है कि अच्छा, जब ठीक है, सही है आपकी बात। मुझे याद मुझे डॉक्टर असद अशरफ साहब का एक एतराज़ याद आ गया। उन्होंने कहा था, जो मैंने वीडियो चलाई, उन्होंने उसी से सवाल बना लिया। देखिए जहानत उनकी माशाल्लाह। कहते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब ने ये जो इंकशाफ फरमाया था कि 29 अरब लोगों को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वलवला अंगेज़ क़यादत में और जो इमदाद पहुँचाई गई है, हुजूर ये काम आपने कैसे किया? मुश्किल दिखाई देता है बज़ाहिर ये काम। सर देखें, स्लिप ऑफ टंग को अगर कहानियां गढ़ेंगे तो वो तो स्लिप ऑफ टंग तो बहुत कुछ हुई हैं, इनके वजीरों से, इनके रिप्रेजेंटेटिव से, नवाज सबसे ही होती है, किससे नहीं होती है, मतलब हर आदमी से होती है, बड़े से बड़े वो हो जाते हैं। उसको मेरा ख्याल है तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ऑब्वियसली 29 अरब की आबादी नहीं है, उनका मतलब था 29 अरब रुपए डिसबर्स कर चुके हैं, ये उनका मतलब। बात ठीक है। असद अशरफ साहब, आपको क्यों तामुल है, क्यों आप जो तरद्दुद फरमा रहे हैं इस बात को कबूल करने में? क्योंकि ओबामा सामने बैठा था, मिसेज ओबामा कह गए थे, याद है आपको नवाज शरीफ साहब? कितना सुना है आपने? देखिए मैं बात जो कर रहा हूँ, आप बोलने चले, आप बोल। असद अशरफ साहब, मैंने तो आपकी वजह से ये बात की थी जो आप कर रहे थे कि उसमें एक इसका भी एडिशन कर ले। वैसे तो हल्फ लेने से लेके और इस बात का जो मैंने आपको डेढ़ मौत का बात बताई है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो ये है, तो उसके दरमियान बाकी ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गया कि इस किस्म की बदहवासियां ना हुई हों। वहां से आप शुरू हो जाए, मैं कहूँ आपका सारा टाइम इस पे गुजर जाएगा और मेरी बातें नहीं खत्म। दुरुस्त है। अब मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। राइट सर। असद अशरफ साहब और आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आप दोनों मुअज़्ज़िज़ीन की शो में शिरकत पर इंतहाई नाज़रीन, अब आखिरी बस मामलात हैं, इसमें आपको बस ये बताता हुआ बस साइन ऑफ करूँगा। वो दिखा दो भाई वो तस्वीर। पहले हमने आपको ये बताया कि कोरोना कितना ख़तरनाक है, कि इसमें 6185 मरीज़ों में से सिर्फ 118 अफराद की जान गई और 1587 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से सेहतयाब हुए। पिछले प्रोग्रामों में मैंने आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ फुटेज और तस्वीर भी दिखाई कि जहाँ खोए से खोआ चल रहा है और कोरोना बेचारा जो है वो जल रहा है। यहाँ देखिए आपको हबीब बैंक आपको नज़र आ रहा है। ये हबीब बैंक के बाहर ये जो कतार है, ये भी कोरोना प्रूफ आवाम की है। ये उन लोगों की है जिनको रोना न कोरोना, इनके नसीब में है वो रोना, कि जो 70 सालों से 73 सालों से ये रोते आ रहे हैं। कब तक इन्हें मज़ीद नीर बहाने हैं ये बेचारे ख़ुद भी नहीं जानते। ज़्यादातर दफातर जो हैं वो बंद हैं, लेकिन ये दफ्तर ख्वारी का, ज़िल्लत का, इल्ला माज़ल्ला, ये दफ्तर पाकिस्तान में 24 घंटे खुला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर मसले से, हर वबा से मान में रखे, परवरदिगार आलम। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।